हे गाइस, दिस इज अविनाश राय हियर। वेलकम टू माय चैनल आई स्टडीज लाइफ। पिछली बार हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि गुरुत्वाकर्षण जो हमारे पास एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर 10th का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का नाम है। और हम लोगों ने देखा था पिछली बार केपलर्स के तीनों लॉज और जो न्यूटन का वैश्विक नियम था गुरुत्वाकर्षण का, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारियां प्राप्त की थी। तो आगे हम लोग इसको लेकर के बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे पास एक समान वृत्ताकार गति है, उसको किस तरह से उसके उसके फॉर्मूलेज निकाले जाते हैं, उसके इक्वेशंस किस तरह से निकलते हैं। और एक चीज और हम लोगों ने देखा था कि जब भी न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशनल लॉ दिया था या गुरुत्वाकर्षण का वैश्विक नियम दिया था, तो उन्होंने उस वैश्विक नियम में एक बात बोली थी कि देखो, उनका पहला लाइन जो था, पहला स्टेटमेंट जो था, वो ऐसा था कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच परस्पर आकर्षण बल पाया जाता है। वह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो उनका जो सेकंड लाइन था, जो सेकंड स्टेटमेंट था, वो सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने वो केपलर का जो तीसरा नियम था, तीसरे नियम को लेकर के, या तीसरे नियम से ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने तीसरे नियम का उपयोग करके उस अपने जो उन्होंने अपने सेकंड लाइन में दिया था कि जो दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी होती है, वह दूरी उनके वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होती है। ठीक है। तो ये जो बात उन्होंने बोली थी, वह उन्होंने केपलर के तीसरे नियम से उठा करके बोली थी, ऐसा बोला जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि केपलर का तीसरा नियम क्या था। केपलर का जो तीसरा नियम था, वो इस तरह से था कि जो ग्रह की सूर्य की परिक्रमा करने वाला जो ग्रह होता है, सूर्य की परिक्रमा करने वाला जो ग्रह होता है, उसके आवर्त काल का वर्ग, ग्रह की सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्त काल का वर्ग ग्रह तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी के, ग्रह तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इस तरह से बोला था कि टी स्क्वायर, देखो आवर्त काल क्या होता है। आवर्त काल, मैंने एक आपको स्टेटमेंट बताया था कि आवर्त काल किसे कहते हैं, कि अगर कोई पिंड वृत्ताकार गति कर रहा है या कोई ग्रह, जैसे आप मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा देगी, जहां से पृथ्वी ने स्टार्ट किया था वहीं पे आकर के पृथ्वी क्या करती है, अगर खत्म करती है, तो उस पॉइंट को, उस पॉइंट से जहां से उसने स्टार्ट किया था और वहीं पे वापस आती है, तो उस दूरी को पूरी परिक्रमा करने में जो लगने वाला समय होता है, उस समय को कहा जाता है आवर्तकाल, जिसको हम लोग कैपिटल टी से दिखाते हैं। और इसको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहेंगे तो इसको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं। कि अगर कोई पिंड या कोई ऑब्जेक्ट अपना खुद का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दे, अपना खुद का एक एक चक्कर क्या करे, पूरा कर दे, तो उस चीज को क्या बोला जाता है? आवर्त काल। ठीक है। और हम लोगों ने ये भी दिखा था कि आवर्त काल का जो वर्ग होता है, वह उनके बीच की औसत दूरी के, सूर्य और जो हमारा ग्रह था, जो प्लेनेट था, और जो हमारा सन है, उनके बीच की जो दूरी है, दूरी के घन के क्या होता था? समानुपाती। मतलब दूरी को हम लोगों ने वहां पे क्या कंसिडर किया हुआ था? आर माना था। तो ये टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब टी समानुपाती किसके होगा? आर क्यूब के। ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मुझे ये समानुपात का चिन्ह हटाना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का अगर मुझे साइन यहाँ से रिमूव करना है, तो मुझे एक कांस्टेंट टर्म लाना पड़ता है। जो मैं कौन सा कांस्टेंट टर्म लेकर के आता हूँ? के। तो अगर मैं उसको समानुपात का चिन्ह हटाता हूँ, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाता हूँ, तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू के आर क्यूब। अगर मुझे के का वैल्यू चाहिए, तो मैं के को इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। मैंने आर क्यूब को इस तरह भेज दिया, तो हमको मिल जाएगा के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे अगर वन अपॉन के चाहिए सपोज, ठीक है, मुझे अगर क्या चाहिए, सपोज वन अपॉन के चाहिए, तो मैं इसमें इन्वर्ट एंडोर लगा दूंगा, प्रतिलोमानुपात। के को नीचे लेके आया, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड की जो वैल्यूज थी, उन वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया। तो उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, वन अपॉन के आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से केपलर का थर्ड नियम था। केपलर का थर्ड नियम इस तरह से था कि ग्रह की, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्त काल का वर्ग, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्त काल का वर्ग ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी के घन के प्रतिलोमा अनुपाती होता है। मतलब
टी स्क्वायर समानुपाती किसके होगा, आर क्यूब के। अगर मैं लिखना चाहूं तो k बराबर टी स्क्वायर बटे के आर क्यूब लिख सकता हूं, या दूसरा मुझे लिखना है तो 1 बटे के k बराबर आर क्यूब बटे के टी स्क्वायर। ये चीज इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो हमको ये देखना था कि इस नियम का, ये जो नियम है केपलर का, इस नियम का उपयोग न्यूटन ने अपने वैश्विक नियम में किस तरह से किया था। तो उसमें उसका सूत्र प्राप्त करने से पहले हमको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, जिसमें से मेरे पास पहला चीज है कि एक समान वृत्ताकार गति क्या होता है। देखो, अगर कोई पिंड है जो एक समान वृत्ताकार गति से गतिमान है, मतलब जैसे जो अर्थ है आपका, अर्थ वो सन के अराउंड क्या करता है, एक समान गति से, एक समान वेलोसिटी से क्या करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। एक समान स्पीड से वो क्या करता है, सन के अराउंड क्या करता है, घूमता है। ये नहीं है कि पृथ्वी का मतलब जो हमारा अर्थ है उसका स्पीड बीच बीच में कम होगा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। वो कैसा है, वो पृथ्वी अराउंड द सन, मतलब जो हमारा अर्थ है वो अराउंड द सन कैसा करता है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, एक समान वृत्ताकार गति, एक समान वृत्ताकार गति करता है। तो अगर मैं मान लूं तो वह बल, अब देखो मैंने क्या बोला था, यदि कोई पिंड क्या करता है, वृत्ताकार गति करता है, तो वो क्या करता है, सेंटर की ओर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, बराबर। अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं हम लोग, या हम लोग उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय बल। तो मैंने ऐसा मान लिया कि कोई पिंड है जो एक समान वृत्ताकार गति से क्या है, गतिमान है, तो वो क्या करेगा, वो केंद्र पे क्या करेगा, बल प्रयुक्त करता है। माना देखो, अर्थ सन तो हमारा सिचुएटेड है, हमारा जो परिभ्रमण कर रहा है, जो हमारा ग्रह है, वो ग्रह का जो द्रव्यमान है वो कितना है, स्मॉल m, ठीक है। और यहाँ पे देखो, सपोज अगर मैं एक डायग्रामेटिकली आपको एक दिखाना चाहूं, तो सपोज ये क्या है, आपका सन यहाँ पे सिचुएटेड है, और ये मेरे पास एक पाथ है, ठीक है। इस पाथ में ये मेरे पास एक प्लेनेट है, या जिसको हम लोग ग्रह बोलते हैं, ये इस पाथ में क्या करता है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रह है, ये वाला जो ग्रह है, इसका जो हम लोग ये ले रहे हैं वो m ले रहे हैं, ठीक है। इसका जो भार है, जिसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, इसका जो मास है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, m ले रहे हैं। इसका द्रव्यमान क्या लेंगे हम लोग, m अगर ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल m। और मैं बोल रहा हूं कि ये जो इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी कितनी हो गई मेरी, r हो गई, कितनी हो गई, r। और ये जो जिस स्पीड से घूम रहा है उसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल दिया, अगर मैंने क्या बोला, v। क्या बोला मैंने, क्या नाम दिया, v। अब देखो, पहली चीज क्या दिया मैंने कि ये जो प्लेनेट है, प्लेनेट का जो मास होगा वो कितना होगा, m होगा, ठीक है। और सूर्य और इसके बीच में एक दूरी होगी, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, r बोलेंगे। और ये जो सर्कुलर पाथ में जब इस तरफ यहां से ऐसे राउंड कर रहा है, तो उसका जो वेग होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारे पास एक सूत्र होता है बल का, तो हमको ये बात पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। आप लोगों ने पढ़ा रहेगा न्यूटन का नियम, 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि किसी पिंड पर बल प्रयुक्त किया जाए तो वह पिंड क्या होता है, सतत उसी दिशा में क्या होता है, गतिशील होता है। या यदि किसी पिंड को मैंने क्या किया, एक दिशा में इस तरह से फेंक दिया, तो वो निरंतर क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाह्य बल उसके ऊपर प्रयुक्त ना हो, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन, इट विल बी इन कंटिन्यूअस मोशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का ये था कि अगर मैं, कोई बॉल भी है मेरे पास, उसको अगर मैं ऐसा पृथ्वी पे ऐसा फेंक देता हूं, तो वो हमेशा के लिए क्या होता, चलता ही रहता। कब चलता रहता, जब वहां पे कोई भी बाहरी एक्सटर्नल बल नहीं होता। मतलब सर फिर वो क्या होता है, मतलब कैसे बल, कौन सा बल होता है, जब हम लोग फेंकते हैं किसी चीज को, तो पृथ्वी के पास क्या होता है, घर्षण बल होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जो हमारा एयर होता है वो भी क्या करता है, रेजिस्ट करता है, वो भी क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बल हैं जो क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से मेरा पिंड कुछ दूर तक जाता है, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो मुझे एक चीज तो पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, m, मास इंटू एक्सेलरेशन, बल गुणे द्रव्यमान, ये सॉरी भार गुणे द्रव्यमान। ये तो मेरे पास बल का डेफिनेशन ही था।
जो न्यूटन का पहले नियम में न्यूटन ने ऐसा बताया था। न्यूटन, ये तो बल का डेफिनेशन है। बल किसे कहते हैं? तो बल हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान तथा बल किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने ऐसा देखा था कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। तो मैंने क्या किया, अब मुझे एक चीज आपको यहाँ तक क्लियर रहेगा। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही प्लीज इसको रिवाइंड कीजिए, आपको परफेक्टली समझ में आएंगे, दिस इज माई गारंटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए। ये मेरे पास क्या होता है, सूत्र होता है F इज इक्वल टू एम ए का। ये किसका सूत्र है? बल का। बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण। लेकिन जब कोई पिंड ना बेटा, देखो एक होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा होता है? एक्सेलरेशन जिसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन वो कौन सा त्वरण होता है? वो त्वरण वो होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ऐसा 36 दिशा में गति कर रहे हो, मतलब इस तरह से हम लोग अगर जा रहे हैं सीधी सीधी रेखा में, अगर हम लोग गति कर रहे हैं तो वो होता है एक्सेलरेशन त्वरण ए। देखो ऐसा सीधा सीधा, आप सीधा सामने खड़े हो, आप सीधा चल के जाओगे, या बाईसाइकिल आप चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो आप एज पर टाइम समझ लो आपने क्या किया, पहले आपकी जो स्पीड थी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। बाद में आपने उस स्पीड को क्या बढ़ा दिया, 40 मीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दिया। ठीक है, बाद में आपकी स्पीड 40 मीटर प्रति घंटा हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, पहले 20 था, अभी 40 हो गया। तो वो 20 से 40 जाने में जो टाइम लगा, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, तो v माइनस यू अपॉन टी मेरा क्या होता है, एक्सेलरेशन ए का सूत्र होता था। ठीक है, वो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, वो हमारा त्वरण होता है, वेग परिवर्तन की दर को। तो हम लोग अगर मानते हैं कि जो मेरा अंतिम वेग था, जो मेरा इनिशियल, जो मेरा फाइनल वेलोसिटी थी वो थी कैपिटल V, और जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी था वो था u। तो हम लोग इस तरह से लिखते थे कि a इज इक्वल टू, क्या लिखते थे हम लोग, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। दिस इज व्हाट योर एक्सेलरेशन, दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन, दिस इज नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो मैं इसको इस तरह से बोल रहा हूं कि F इज इक्वल टू एम ए। ये मेरा तो, ये तो मेरा बल का हो गया, ये तो मेरा फोर्स हो गया। F इज इक्वल टू एम ए क्या हो गया, फोर्स। अब ये मेरा एक्सेलरेशन होता है, लेकिन कौन सा वाला, ऐसा वाला सीधा सीधा एक्सेलरेशन होता है। तो मेरा सर्कुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, सर्कुलर एक्सेलरेशन होता है आपका v स्क्वायर अपॉन r। ये आपको बाय हार्ट करके रखना पड़ेगा। ये हमारे स्टैंडर्ड में, ये स्पेसिफिकली इसके लिए कोई इक्वेशन या डेरिवेशन हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे। जब हम लोग इसके बाद 11th में या 12th में हम लोग जाएंगे तो हमारे पास ये फिजिक्स के चैप्टर्स में पहले चैप्टर ग्रेविटेशन ही है। ठीक है, आपको ग्रेविटेशन में ही मिल जाएगा 11th में। तो आप इन चीजों को आप डेरिवेट करोगे, इनको आप सीखोगे। ठीक है, तो इनको अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है इस समय पे आपके पास। ठीक है, तो इस चीज को आप बाहर करके रखो कि a इज इक्वल टू क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r। मतलब अगर मैं एक समान वृत्ताकार गति में एक्सेलरेशन की बात करूं, त्वरण की बात करूं, तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, v स्क्वायर बटे के r। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे के क्या हो जाएगा, r। क्योंकि f इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एम ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर बटे के r। अब f बराबर मुझे क्या मिल गया, एम वी स्क्वायर बटे के r। मैंने क्या दिया इसको, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई है कि आवर्तकाल आप जान लो। आवर्तकाल क्या होता है कि अगर कोई पिंड खुद की एक परिक्रमा कर रहा है ना, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। अब ये देखो, ये सूर्य है, यहाँ पे ये क्या है, आपका ग्रह है। ठीक है, ये इस पाथ में, ये जो पाथ है, ये जो सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है, ये जो वृत्ताकार पाथ दिखाई दे रहा है, उसमें क्या करेगा, ऐसा गोल 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 क्या करेगा, घूमेगा। बराबर है। ठीक है, तो इसको ये पूरा चक्कर मारने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तकाल, जिसको हम लोग किससे डिनोट करता है, कैपिटल टी से। अब मैंने एक चीज और पूछ ली, भैया ये बताओ कि चलो सर मैंने मान लिया कि उसको जो टाइम लगा वो तो टी लगा, लेकिन उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो कोई भी जो सर्कुलर पाथ होता है, कोई जो वृत्ताकार पाथ होता है, उसकी जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr। तो अगर कोई चीज उसमें घूम रही है, किसमें घूम रही है, आपकी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, वृत्ताकार पाथ में घूम रही है, तो वो कितनी दूरी तय करेगी, जितनी उस वृत्त की क्या होगी, परिधि होगी। बराबर, आपने सर्कल में लिया तो परिधि, आप उसी सर्कल को काट के ऐसा सीधा कर दो, वही क्या हो गई, दूरी। तो यही तो दूरी है ना। अगर मैं इसको सर्कल बना दिया तो ये सर्कल में आ गई, परिधि हो गई। तो उस परिधि को हम लोग क्या बोलते हैं, 2πr। तो ग्रह द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, परिधि 2πr, और लगने वाला समय कितना होगा, t।
अब मुझे समय पता है, तय की गई दूरी पता है, तो मैं एक चीज तो निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? वेग। वेग निकाल सकता हूँ ना। तो वेग क्या होता है? तय की गई दूरी। लेकिन देखो ये सदिश राशि है, वेग जो है आपका वो सदिश राशि है, तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे के, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे के लगा हुआ समय। तो वेग बराबर क्या हो गया? तय की गई दूरी बटे के लगा हुआ क्या हो जाएगा? कुल समय। किसी पिंड द्वारा निश्चित समय में, या हम लोग बोलते हैं ना इकाई समय में, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। ठीक है। वेग में और दूरी में, वेग और विस्थापन दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। दो चीजें हम लोगों ने सीखा, एक होता है वेग, दूसरा होता है विस्थापन। तो विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेग क्या होता है? इकाई समय में निश्चित दिशा में, हमेशा सदिश राशि है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको क्या बोला जाता है? कि वेग तय की गई दूरी बटे के लगा हुआ समय, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। तो तय की गई दूरी कितना होगी बेटा? अगर कोई पिंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो कितनी दूरी तय करेगा? 2πr, जितनी उस वृत्त की क्या होगी? परिधि। और उसको लगने वाला समय क्या होगा? कुल लगा हुआ समय कितना होगा? t। अब देखो खुद का ही तो एक चक्कर मार रहा है ना, तो उसको लगा हुआ समय कितना हो जाएगा? t। तो मैं v बराबर ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 2πr बटे के t लिख सकता हूँ। बराबर, करेक्ट है। तो अभी मेरे पास ये सूत्र क्या होता है कि F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, मैंने ऊपर निकाला था। F इज इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन A बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बटे के आर। तो A की जगह वी स्क्वायर बटे के आर लिख दिया, तो ये F बराबर क्या हो गया? एम वी स्क्वायर बटे के आर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास V का वैल्यू है, V का मान है ना मेरे पास। आप देखो यहाँ पे मैंने V का मान है मेरे पास, तो M और R को ऐसे ही लिखा, V के जगह पे लिख दिया 2πr का R बटे के T का होल स्क्वायर लिख दिया। बराबर। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 4। m तो बाहर है तो बाहर ही रहेगा। पाई का स्क्वायर कितना होगा? पाई स्क्वायर। आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बटे के टी स्क्वायर, और सबके बटे के क्या हो जाएगा आपका? ये आर। अब देखो ये आर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से जो आर है और ये वाला एक आर है, ये वाला आर और ये वाला आर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे एक आर बचा, तो बचेगा क्या मेरे पास? 4m पाई स्क्वायर आर बटे के टी स्क्वायर। आपको मालूम रहेगा कि ए बटे के बी बड़ा बटे सी बटे के डी। तो ये आपका जो डी है वो ए के पास जाता है, और आपका जो बी है वो सी के पास जाता है, या सी बी के पास जाता है। तो ए गुड़े के डी बटे के बी गुड़े के सी, हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। तो ये 4m पाई स्क्वायर आर बटे के टी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे दोनों पक्षों, दोनों ओर जो हमारा अंश और हर में आर स्क्वायर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं आर स्क्वायर से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं बेटा, तो ये आर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। ये जो मेरा आर स्क्वायर है इसको एज इट इज रखूंगा, और इसको क्या लिखा मैंने? टी स्क्वायर। अब ये इन दोनों चीजों को मैंने अलग से ले लिया कि आर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। ठीक है। तो ये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, मैंने जब कैप्टर का थर्ड नियम डिस्कस किया था ऊपर, तो मैंने आपको बोला था कि एक बटे के का वैल्यू क्या होता है, तो मैंने वहां पे आपको लिख करके दिया था आर क्यूब बटे के क्या होता है? टी स्क्वायर। देखो के का वैल्यू होता है टी स्क्वायर बटे के आर क्यूब, तो एक बटे के क्या हो जाएगा? आर क्यूब बटे के टी स्क्वायर। इनवर्ट टेंडो प्रतिलोमानुपात, डायरेक्ट उलट देना, दोनों साइड को उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको मैं एक बटे के लिख सकता हूं। अब देखो जो हमारा 4 है, ये संख्या है। m किसी पिंड का द्रव्यमान है, वो भी क्या होगा? फिक्स होगा, तो वो भी बदलने वाला नहीं। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान है वो बदलेगा नहीं, मेरा द्रव्यमान है वो बदलेगा नहीं। ठीक है। जो मेरा द्रव्यमान है वो बदलेगा नहीं, या किसी भी पिंड का द्रव्यमान बदलता नहीं है। और पाई का मान आपको पता है 3.14, ये भी कांस्टेंट है, ये भी बदलने वाला नहीं है। ठीक है। और इसको तो हम लोगों ने जो के था, के को तो कांस्टेंट लिया ही था, तो ये आपको चारों वैल्यू 4m पाई स्क्वायर एक बटे के, इसको पूरे को क्या मान लेंगे? के। इसको पूरे को हम लोग क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। जैसे मैंने ऊपर बोला था कि अगर किसी कांस्टेंट टर्म को हटाना है, ठीक है, तो अगर मुझे कोई समानुपात का चिन्ह हटाना है तो मुझे कांस्टेंट टर्म लगाना पड़ता है। ठीक है। तो अगर मुझे कांस्टेंट टर्म हटाना है तो समानुपात का चिन्ह क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। तो इस पूरे को कांस्टेंट टर्म मान करके मैंने क्या किया? रिमूव कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा? समानुपाते। और ये नीचे क्या बचा था आपका? आप नीचे देखो, यहाँ पे आपका बचा था आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इस तरह से न्यूटन ने क्या किया था? केपलर के तीसरे नियम का यूज करके
क्या किया था, अपना गुरुत्वाकर्षण का वैश्विक नियम दिया था। ठीक है, तो और ये जो चीजें हैं वो बहुत, जो हमारे जैसे पृथ्वी है या हमारा सूर्य है, ये जो अधिक द्रव्यमान वाले, तो ये अधिक द्रव्यमान वाले पिंडों पर क्या होता है, लागू होता है। और होप सो सारी चीजें आपको समझ में आ रहेगी। तो जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का वैश्विक नियम था वो इस तरह से था कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच परस्पर आकर्षण बल पाया जाता है, वह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इन चीजों को प्रूव किया। और होप सो चीजें आपको समझ में आ ही रहेंगी। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई तो प्लीज आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करिए, आप इन चीजों को देखिए, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इन चीजों को कभी भूलोगे नहीं। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज आप, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सब चीजों को देखें और उनका क्या हो सके, हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर support, guys.